Hello everyone, I hope कि आप सब ठीक होंगे. In the previous video we tried to cover different perspectives, क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स जो हैं क्राइम के ऊपर, वो हमने कवर किए. उसमें बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दोनों कवर किए गए थे प्रीवियस वीडियो में. इस वीडियो में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और थोड़ा बहुत इस्लामिक पर्सपेक्टिव को देख लें क्राइम के ऊपर. ठीक है कि क्राइम के ऊपर इस्लाम का क्या नज़रिया है और सोसाइटी का क्या नज़रिया है. मल्टीपल थियरीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर, जैसे कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थियरी, स्ट्रेन थियरी, उसके बाद सोशल कंट्रोल थियरी, सोशल बॉन्ड थियरी जिसे कहा जाता है, उसके बाद डिफरेंशियल एसोसिएशन थियरी, लेबलिंग थियरी. तो इसके अलावा कन्फ्लिक्ट थियरी. मतलब इसमें बहुत ज़्यादा थियरीज़ हैं जो कि हम आज कोशिश करेंगे कि ठीक से कवर कर लें. सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोसाइटी ही जो है वो जो क्राइम का एक नज़रिया, एक पर्सपेक्टिव सेट करती है. ठीक है, दिस इज़ वाई सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज़ वेरी वास्ट एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. और चाहे वो जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी हो या फिर क्रिमिनोलॉजी के ऊपर पॉलिसी मेकिंग हो, या फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो, सारी की सारी जो सोशोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं, वो इन सब थ्योरीज़ के ऊपर, इन सब एस्पेक्ट्स के ऊपर, क्रिमिनोलॉजी के एस्पेक्ट्स जो हैं इनके ऊपर अप्लाई होता है. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थियरी. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट भी है. सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज़ रेलेवेंट इवन टुडे. ठीक है, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लुक आउटवर्ड एट द एनवायरनमेंट. ठीक है, इसे हम थोड़ा सा कवर करते जाते हैं. एनवायरनमेंट व्यूइंग क्राइम इज़ अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ सिस्टमेटिक सोशल कंडीशंस, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ एंड कम्युनिटी लेवल इंटरेक्शन. मतलब क्राइम जो है इनकी डायरेक्ट आउटकम है, डायरेक्ट प्रोडक्ट है. ठीक है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पे आते हैं हम कि वो क्या कहती है इस बारे में. इसके प्रोपोनेंट हैं क्लिफर्ड शाह और हेनरी मैके. ये दो इसके इन दोनों ने मिलके ये थियरी दी थी. ठीक है, उसका मेन आइडिया क्या है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थियरी का कि हाई रेट्स ऑफ क्राइम डेवलप प्राइमरीली इन इकोलॉजिकल एरियाज़ वेयर फाउंडेशनल कम्युनिटीज़, इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, स्कूल्स, लोकल चर्चेज आर वीक. मतलब जहाँ जहाँ पे आपकी सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज्ड होगी, आपके कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस वो बहुत ज़्यादा वीक और डिस्टर्प्टेड होंगे, वहाँ पे क्राइम डेवलप होगा. ठीक है, वहाँ पे क्राइम की हाई रेट्स आपको मिलेंगे. ये एक मेन आइडिया है हमारी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थियरी का. सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थियरी. प्राइमरी कॉजेज़ पे आते हैं कि इस थियरी के हिसाब से प्राइमरी कॉजेज़ क्या हैं क्राइम, हाई रेट ऑफ क्राइम्स के. इसके हिसाब से जो हाई रेट्स हैं वो है कंसंट्रेटेड पॉवर्टी. मतलब एक ही जगह पे, एक ही इलाके में मतलब कंसंट्रेटेड गुर्बत हो, अर्बन डिके, रैपिड पॉपुलेशन टर्नओवर एंड एक्सट्रीम रेजिडेंशियल मोबिलिटी. जहाँ पे रेजिडेंशियल मोबिलिटी होगी मतलब मुख्तलिफ लोग रहेंगे, जहाँ पे लोगों का आना जाना, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, रेजिडेंशियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, मोबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी, तो इट विल इवेंचुअली लीड टू क्राइम. ठीक है, ये यहाँ पे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थियरी के मेन कॉजेज़ हैं. उसकी सिग्निफिकेंस पे आते हैं. जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थियरी है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड नेबरहुड स्ट्रक्चर exert more influence over criminality than individual ethnic और biological traits. मतलब जो इंडिविजुअल के एथनिक ट्रेट्स हैं, उसके बायोलॉजिकल जो मेकअप है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस थियरी के हिसाब से. इस थियरी के हिसाब से उसका जो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, उसकी जो सराउंडिंग है, उसका जो नेबरहुड है, उसका स्ट्रक्चर है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है कि एक बंदा क्राइम क्यों कमिट करता है. ठीक है, सो इट emphasizes more on the external environment rather than the internal environment of an individual. ठीक है, तो ये थी हमारी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थियरी.
उसके बाद नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेंथ थियरी। स्ट्रेंथ थियरी रॉबर्ट के मर्टन ने दी थी। रॉबर्ट के मर्टन, ठीक है। इसका मेन आइडिया क्या है कि इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस प्रोफाउंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, इस वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है, स्ट्रेन पे। व्हेन सोसाइटी हेवीली सोशलाइजेज एवरीवन टू परस्यू मटीरियल सक्सेस बट फेल्स टू प्रोवाइड इक्वल लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज़ टू अचीव इट। मतलब सोसाइटी अगर सबको एक ही गोल देगी कि आपको सक्सेसफुल बनना है, बट उस ही गोल को अचीव करने के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा है जिसने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है, बाहर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, उसका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, अच्छे एलीट क्लास से है, एंड ही इज़ कम्पीटिंग फॉर अ जॉब, 17th ग्रेड की जॉब के लिए वो कम्पीट कर रहा है। शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं है उस जॉब की, बट एट द सेम टाइम एक बंदा है जो कि लोकल किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, उसकी प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन सारी की सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से हुई है, उसका फाइनेंशियल स्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली ज़्यादा प्रेशर होगा, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इस फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, तो स्ट्रेंथ थियरी ये इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि इंडिविजुअल्स जो परस्यू करते हैं मटेरियल सक्सेस को और उनके पास इक्वल लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अदर्स, तो इसीलिए सम ऑफ द इंडिविजुअल्स टर्न टू क्राइम। अब रॉबर्ट के मर्टन जो है उन्होंने एडाप्टेशन के 5 मोड्स दिए हैं, 5 मोड्स ऑफ एडाप्टेशन रॉबर्ट के मर्टन के हिसाब से। अब ये कौन कौन से हैं, ये रहे यहाँ पे। पहला कन्फर्मिटी, फिर उसके बाद इनोवेशन, उसके बाद रिचुअलिज्म, उसके बाद रिट्रीटिज्म, और उसके बाद रिबेलियन। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। कन्फर्मिटी जो है एक कल्चरल गोल को और इंस्टीट्यूट जो मीन्स हो गए उनको एक्सेप्ट करेगा। मतलब आप यू आर कन्फर्मिंग, यू आर एक्सेप्टिंग द कल्चरल गोल्स, जो आपके गोल्स हैं और जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उनको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, यू एक्सेप्ट बोथ द गोल्स एंड द मीन्स टू अचीव द गोल्स। मीन्स क्या होते हैं, आपके पास जो ज़रिया हो आपके अपने गोल्स को अचीव करने का, उसे हम मीन्स कहते हैं। ठीक है, कन्फर्मिटी में यू एक्सेप्ट बोथ कन्वेंशनल गोल्स एंड लेजिटिमेट मीन्स। लेजिटिमेट मीन्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद इनोवेशन क्या है, आप एक्सेप्ट तो करते हैं कि मुझे नौकरी करनी है, बट आपका जो मीन्स हो गए आप उसे रिजेक्ट करेंगे, आप कुछ नया अपना मीन्स ले आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कुछ मेरा गोल है बिज़नेस करना, बट मैं पैसे जोड़ के बिज़नेस नहीं करना चाहता, तो मैं उस चीज़ को रिजेक्ट करूँगा और अपना मीन्स चेंज कर लूँगा और जाके कहीं पे चोरी करूँगा या डाका डाल लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। आप गोल्स को एक्सेप्ट कर रहे हो बट इलीजिटिमेट मीन्स आप यूटिलाइज़ कर रहे हो टू अचीव योर गोल्स। कन्फर्मिटी में ऐसा है कि आपने अगर कोई जॉब हासिल करनी हो तो आपका गोल वो जॉब हासिल करना हो, आपके मीन्स हो कि आप पढ़ाई करेंगे उसे जॉब हासिल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद रिचुअलिज़म आती है हमारी। रिचुअलिज़म में आप क्या करते हैं कि आपका जो गोल होगा आप वो डिफरेंट चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पूरी सोसाइटी चाहती है कि आप CSS करें, बट यू रिट्रीट द रिचुअलिज़म, आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं। बट आप लेजिटिमेट जो गोल्स मीन्स होते हैं, ज़रिए होते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। यू अबंडन हाई सक्सेस गोल बट रिजिडली कन्फर्म टू सेफ रूल्स। ठीक है, ये हमारा होता है रिचुअलिज़म। उसके बाद है रिट्रीटिज़म। रिट्रीटिज़म में क्या होता है, रिट्रीटिज़म रिजेक्ट्स बोथ गोल्स एंड मीन्स। रिट्रीटिज़म दोनों को रिजेक्ट कर देती है, मतलब मुझे दोनों ही नहीं करने, ना मुझे गोल हासिल करना है ना मुझे उन ज़रियों पे चलना है। कम्प्लीटली ड्रॉप्स आउट ऑफ द सोसाइटी, रिजेक्ट्स बोथ गोल्स एंड मीन्स। तो ये होता है रिट्रीटिज़म। उसके बाद है रिबेलियन। रिबेलियन जो होता है ये आप अपने ही खुद के गोल्स बनाएंगे और अपने ही खुद के मीन्स बनाएंगे।
मतलब आप खुद मतलब टोटल रिबेलियन होता है, जो मतलब आप सोसाइटी को ही छोड़ दें, हर चीज़ छोड़ दें। तो रिजेक्ट करंट सिस्टम सीक्स टू रिप्लेस बोथ गोल्स एंड मीन्स। मतलब रिट्रीटिज्म में ये है कि आपने दोनों चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। आप यू ड्रॉप्ड आउट ऑफ सोसाइटी एंड रिजेक्टेड एवरीथिंग। बट रिबेलियन में ऐसा होता है कि यू ट्राई टू रिप्लेस बोथ द थिंग्स। आपने एक चीज़ को रिजेक्ट किया, वो एक बात होती है, बट व्हेन यू ट्राई टू रिप्लेस इट विथ समथिंग एल्स, समथिंग बेटर, समथिंग डिफरेंट, वो एकदम डिफरेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो ये उसने 5 मोड्स ऑफ एडाप्टेशन दिए थे रॉबर्ट के मर्टन ने, जिसको हम स्ट्रेन थियरी कहते हैं। और ये हमारे डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होते हैं सोसाइटी के अंदर। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है कि इट ओवर फोकसेस ऑन इकोनॉमिक क्राइम्स, स्ट्रगल्स टू एक्सप्लेन एक्सप्रेसिव और नॉन यूटिलिटेरियन क्राइम्स लाइक वेंडलिज्म और स्पॉन्टेनियस वायलेंस। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है स्ट्रेंथ थियरी। और जो वायलेंस से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं और स्पॉन्टेनियस में जो लोग सिचुएशनल क्राइम्स होते हैं, उनके ऊपर इसने फोकस ही नहीं किया। ये उसकी क्रिटिसिज्म है। उसके बाद सोशल कंट्रोल या सोशल बॉन्ड थ्योरी, जो ट्रेविस हर्स्की ने दी थी। सोशल कंट्रोल थ्योरी ट्रेविस हर्स्की ने दी थी ये थ्योरी। इसका मेन आइडिया क्या है? इंस्टेड ऑफ आस्किंग वाई पीपल कमिट क्राइम्स, दिस थ्योरी आस्क वाई मोस्ट पीपल डू नॉट कमिट क्राइम। ये थ्योरी किस चीज़ पे फोकस करती है? वाई मोस्ट पीपल डू नॉट कमिट क्राइम्स, कि अक्सर औकात लोग क्राइम क्यों नहीं करते। वाई पीपल ओबे लॉज, बिकॉज दे आर टेथर्ड बाय स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स। वो लोग जो हैं वो सोशल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और सोशल बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं वो आपको बताता हूँ मैं आगे। इसने 4 एलिमेंट्स ऑफ सोशल बॉन्ड बताए हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। उसमें अटैचमेंट है, कमिटमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है और बिलीफ है। ठीक है, इसने सोशल बॉन्ड के 4 एलिमेंट्स बताए हैं। अब अटैचमेंट क्या है? डीप इमोशनल टाइज़। आप किसी चीज़ से इमोशनली कनेक्टेड हों, सेंसिटिवली अपने ओपिनियंस को कन्वेंशनली मतलब दूसरों के साथ जोड़ लें। जैसे दूसरे को कौन से? आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके टीचर्स। तो उनके साथ आपका इमोशनल बॉन्ड होगा, उनके साथ अटैचमेंट होगी। यू आर हाईली लाइकली टू अवॉइड क्राइम्स और अग्रेसिव बिहेवियर। देख लें, एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं या उसके दोस्त उसको कहते हैं या फिर टीचर्स उसको कहते हैं कि यू हैव टू बी अ गुड बॉय। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो शुरू से ही उसको कहते हैं कि वो अच्छा बच्चा है, या फिर वो उनके साथ अटैच्ड है, तो ही इज़ मोस्ट लाइकली टू इम्प्रेस देम विद अ गुड बिहेवियर। उसके बाद है कमिटमेंट। कमिटमेंट इज़ रेशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इनटू कन्वेंशनल परसूट्स लाइक करियर, एजुकेशन एंड रेपुटेशन। मतलब कि कोई भी इंसान हो, कोई भी इंडिविजुअल हो जो अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में, रेपुटेशन के साथ कमिटेड हो। देखते हैं ना हम कि कोई इंसान सीएसएस के साथ इतना ज़्यादा कमिटेड है कि वो किसी नेगेटिव बात पे, किसी दूसरी बात पे ध्यान ही नहीं देता। उसका फोकस पूरा का पूरा, उसकी कमिटमेंट पूरी की पूरी एक ही चीज़ के साथ लगी हुई होती है। सो वो उस किस्म के लोग क्राइम नहीं करते। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट है, हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रो सोशल एक्टिविटीज़, लीविंग लिटरल नो टाइम फॉर डिविएंस। मतलब इन्वॉल्वमेंट, अगर आप किसी सोशल एक्टिविटी में, स्कूल में, कॉलेज में, एकेडमी में, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हो, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि आप डिविएट करें, आप क्राइम करें। ठीक है, इसीलिए इन्वॉल्वमेंट आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं काफ़ी चीज़ों में, तो वो क्राइम नहीं करते मोस्ट लाइकली। उसके बाद बिलीफ है, इंटरनलाइज्ड रिस्पेक्ट फॉर लेजिटिमेसी ऑफ लीगल फ्रेमवर्क्स एंड सोसाइटल वैल्यूज़। तो जब आपके अंदर बिलीफ होता है लीगल फ्रेमवर्क से ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, तो सोसाइटल वैल्यूज़ के ऊपर, तो भी आप अवॉइड करते हैं कि मेरा कोई नेगेटिव बिहेवियर ना हो। ठीक है, तो ये थी हमारी कंट्रोल थ्योरी। उसके बाद है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, अब इसमें क्या होता है? इसके प्रोपोनेंट जो हैं ये एडविन सदरलैंड है। इसका नाम आप क्रिमिनोलॉजी में बार बार सुनेंगे, एडविन सदरलैंड। इनका मेन आइडिया क्या था डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी का?
कि क्रिमिनल बिहेवियर इज़ लर्नड थ्रू क्लोज इंटीमेट इंटरेक्शन विथ एंड कम्युनिकेशन विद अदर्स विथ इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स। मतलब डिफरेंशियल एसोसिएशन भी आपने ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर आपकी एसोसिएशन ख़राब होगी, ख़राब लोगों के साथ एसोसिएट होंगे आप, तो आप उनसे उनका बिहेवियर सीखेंगे, और आप जब उनसे उनका बिहेवियर सीखेंगे तो इट इज़ वेरी लाइकली, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आप वो एग्जीक्यूट भी करें। ये है इस थियरी का मेन आइडिया। इसका की प्रिंसिपल क्या है? क्रिमिनल टेक्निक्स, अंडरलाइंग मोटिव्स। आप क्रिमिनल टेक्निक सीखते हैं, उनके अंडरलाइंग मोटिव सीखते हैं। रैशनलाइजेशंस एंड एटीट्यूड्स आर फुली एक्वायर्ड। तो मतलब आप फुली एक्वायर कर लेते हैं ऐसे ऐसे एटीट्यूड्स को। एन इंडिविजुअल बिकम्स डेलिंक्वेंट ड्यू टू द एक्सेस ऑफ डेफिनेशंस फेवरेबल टू द वायलेशन ऑफ लॉ ओवर डेफिनेशंस अनफेवरेबल टू इट। ठीक है, मतलब आपको एक फेवरेबल सिचुएशन मिलती है जिसमें आपके दोस्त क्राइम करते हैं और वो बच जाते हैं, तो आपके जहन में यही बात आएगी तो मैं भी कर लूँ। एड्रेनालाइन रश मिलेगा आपको। एंड जो पीयर प्रेशर होता है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद है हमारी लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी में ये है कि इसके प्रोपोनेंट थे हावर्ड बेकर। लेबलिंग थ्योरी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि आप अपने आंसर्स में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। लेबलिंग थ्योरी, इसका मेन आइडिया क्या है? दी एक्ट्स आर नॉट इनहेरेंटली क्रिमिनल। जो लोग होते हैं या उनके एक्शंस होते हैं वो शुरू से ही पैदाइशी क्रिमिनल्स नहीं होते। रेदर इंडिविजुअल्स बिकम सिस्टमेटिक क्रिमिनल्स बिकॉज दे आर पब्लिकली स्टैम्प्ड विथ स्टिग्मेटाइजिंग क्रिमिनल लेबल बाय सोसाइटी। जब किसी पे ठप्पा लग जाता है कि ये ख़राब इंसान है, ये क्रिमिनल है, ये चोर है, तो वो उस चीज़ से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, वो उस चीज़ को कबूल करने लगते हैं सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली। जैसे उनको सोसाइटी ट्रीट करेगी, जैसे उनको सोसाइटी लेबल करेगी, जैसे उनको सोसाइटी कैटेगराइज करेगी, स्टिग्मेटाइज करेगी, तो वो ही ऐसा ही बिहेवियर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, प्राइमरी डिविएंस और सेकेंडरी डिविएंस। द इनिशियल ऑफन माइनर इज और आइसोलेटेड लॉ वायलेशन डज नॉट फंडामेंटली अल्टर अ पर्सनस सेल्फ कॉन्सेप्ट। जो प्राइमरी डिविएंस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बच्चा है, वो क्लास में बैठा हुआ है और उसने अपने दोस्त की रबर पेंसिल चुरा ली, अपने पास रख ली, और दूसरे दिन उसको नहीं बताया कि मैं तुम्हारी पेंसिल मैंने उठा ली थी। तो उस चीज़ से उसकी आइडेंटिटी, उसकी लेबल या फिर उसका पर्सन का सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। ये प्राइमरी डिविएंस है, ये इनिशियल स्टेज होती है। फिर जब सेकेंडरी स्टेज तब आती है जब वो चीज़ कंटिन्यू रहे, वो उसके बिहेवियर के अंदर मतलब इंट्रेंच हो जाए, बैठ जाए डीपली, वो साइकोलॉजिकल उसके ऊपर बर्डन पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बच्चे का मिसाल दिया कि वो एक दिन पेंसिल चुराता है, दूसरे दिन अपने दोस्त को नहीं बताता कि मैंने तुम्हारी पेंसिल चुराई थी। बट अगर यही बिहेवियर कंटिन्यू रहे और वो बच्चा पेंसिल चुराता रहे, तो अगर वो एक दो बार पकड़ा जाए तो उसके ऊपर लेबल लग जाएगा कि ये तो चोर है। ये पेंसिल, अगर मतलब किसी और की पेंसिल भी गुम हो जाएगी तो भी वो लेबल की वजह से उस बच्चे को ही ब्लेम करेंगे, तुमने मेरी पेंसिल उठाई है। ठीक है, तो इतना, और इस ब्लेम की वजह से, इस स्टिग्मा की वजह से, इस लेबल की वजह से वो बच्चा जो है वो उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा वो चेंज होने लगेगा, वो अल्टर होने लगेगा, और उसके जहन में बैठ जाएगी कि मैं वाकई में चोर हूँ और मुझे चीज़ें चुरानी चाहिए। ठीक है, इसी किस्म से, क्योंकि बच्चों का दिमाग वैसे भी सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आती है हमारी कन्फ्लिक्ट थियरी। अब इसमें क्या है, इसमें कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है ये कन्फ्लिक्ट थियरी। इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन उन्होंने रखी थी कॉन्फ्लिक्ट थियोरी की। सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू कंपीटिंग क्लासेस एंड क्रिमिनल लॉज आर स्ट्रक्चरल टूल्स इंजीनियर्ड बाय पावरफुल एलीट ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड कंट्रोल लोअर क्लासेस। ये थोड़ा बहुत सोशलिज्म से, कम्युनिज्म से रिलेटेड है कि सोसाइटी जो है, इट इज़
डिवाइडेड इनटू मल्टीपल क्लासेस, जिसमें एलीट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, वर्किंग क्लास आ जाती है। ठीक है। उसमें जो एलीट क्लास हैं उनका कानून के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, एंड दे यूज़ इट एज अ टूल टू इंश्योर देयर पावर एंड सप्रेस दोज हू डू नॉट हैव पावर। तो ये है कन्फ्लिक्ट थियोरी। अब आते हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम के ऊपर, कि इस्लाम का क्या नज़रिया है क्राइम के ऊपर। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जो है, क्राइम इज़ evaluated historically as a direct violation of divine law, शरिया। इस्लाम में शरिया का कॉन्सेप्ट है, डिवाइन लॉ का कॉन्सेप्ट है कि जो अल्लाह ताला ने उसूल दिए हैं उनके ऊपर ही हमारा शरीयत बनी हुई है। तो जब क्राइम होता है उसे ये परसीव किया जाता है, उसे ये एनालाइज़ किया जाता है कि ये डायरेक्ट वायोलेशन है शरीयत की, और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो हुकूकुल इबाद समझा जाता है उनको, एंड ओवर रीचिंग सोशल इक्विलिब्रियम। ठीक है। रूट कॉजेज़ ऑफ क्राइम इन इस्लाम के स्पिरिचुअल वॉइड, जब किसी इंसान का ईमान कमज़ोर होगा, वीक फेथ होगा, तो उसे किसी चीज़ का डर नहीं होगा। ईमान कमज़ोर होना मतलब उसे अल्लाह ताला का खौफ नहीं है, अल्लाह ताला का डर नहीं है। जो अल्लाह ताला ने चीज़ें मना की हैं वो भी वो करेगा। वो अगर वो अल्लाह ताला की मना की हुई चीज़ें करेगा मतलब उसका ईमान कमज़ोर है। दैट मीन्स ही इज़ ब्रीचिंग द सोशल इक्विलिब्रियम, ही इज़ वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, ही इज़ वायलेटिंग हुकूकुल इबाद। तो ये चीज़ सिग्निफाई करती है वीक फेथ को, अनरिस्ट्रेंड ग्रीड को, एंड परवेसिव सोशो इकोनॉमिक इनजस्टिस, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड मोरल डिके। मतलब इस्लाम जो है वो होलिस्टिक तरीके से सारी की सारी चीज़ों को एड्रेस करता है। अब इस्लाम में पनिशमेंट जो है उसके भी 4 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे जस्टिस, डिटरेंस मतलब रोकना, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, उसके बाद रिफॉर्म और प्रोटेक्शन। जैसे इक्वलाइजिंग रॉन्ग्स एंड प्रिजर्विंग इक्वलिटी, उसे जस्टिस कहा जाता है। डिटरेंस मतलब प्रिवेंटिंग फ्यूचर डिविएंस बाय स्ट्रिक्ट पब्लिक पिनल एग्जाम्पल्स। एजुकेटिंग एंड स्पिरिचुअली प्योरीफाइंग द ऑफेंडर, मतलब जो जिसने ऑफेंड किया है उससे हमने री एजुकेट करना है और स्पिरिचुअली प्योरीफाई भी करना है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। सेफ गार्डिंग द ब्रॉडर कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी जो है इट सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका सेफ गार्ड करना इज़ अ कलेक्टिव इंटरेस्ट। ठीक है। और कुछ पनिशमेंट्स हैं जो कि कुरान के अंदर बताई गई हैं, जैसे रेट्रीब्यूशन, और इस्लामिक लॉ के अंदर, शरीयत के अंदर वो नाफिज होती हैं। एक सेकेंड। और इस्लाम में रिपेंट करने को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तौबा कर लेना और किसी चीज़ से रिपेंट कर देना, उसको इस्लाम में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दी गई है कि इफ़ अ पर्सन इज़ जेन्युइनली विलिंग टू रिपेंट, तो उसे मौका देना चाहिए। ठीक है। ये था इस्लामिक पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ आपको कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको बता देता हूँ कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो हैं ये फोकस करते हैं जेनेटिक कन्फिगरेशंस के ऊपर, स्ट्रक्चरल ब्रेन पैथोलॉजी के ऊपर, एंड एनाटॉमिकल ट्रेट्स के ऊपर। जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो फोकस करता है डिफेक्टिव पर्सनैलिटी फ्रेमवर्क, मेल अडेप्टिव लर्निंग, कि किसी ने सीखा, किसी की पर्सनैलिटी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है और उसमें फॉल्टी कॉग्निशन है, उसका जहन ज़्यादा काम नहीं करता, तो वो साइकोलॉजिकली डेवलप नहीं है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है उसके हिसाब से वीक इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क्स के वजह से क्राइम होता है। नेबरहुड्स जो हैं वो डिटेरियोरेट होते हैं तो भी क्राइम रेट बढ़ता है, और अर्बनाइजेशन की वजह से भी क्राइम रेट बढ़ता है। स्ट्रेंथ थ्योरी के हिसाब से जो लेजिटिमेट इकोनॉमिक सक्सेस है उसमें एनोमी आ जाए तो भी लोग क्राइम करते हैं। उसके अलावा सोशल कंट्रोल थियरी आ गई हमारे पास, जिसमें अगर बॉन्ड्स जो हैं, सोशल बॉन्ड्स जो फंडामेंटल बॉन्ड्स होते हैं वो अगर कमज़ोर होते हैं तो भी
लोग क्राइम कमिट करते हैं। डिफरेंशियल एसोसिएशन में अगर आपकी कंपनी, आपकी सोहबत गलत लोगों के साथ है तो यू आर लाइकली टू कमिट क्राइम्स, ठीक है। और जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जो है उसमें सोशल डिफरेंशियल एसोसिएशन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। लेबलिंग थियोरी में भी हमने सीखा कि सोशल स्टिग्मा जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है टुवर्ड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन जिसने एक टाइम या 2 टाइम ऑफेंड किया हो। उसके बाद कन्फ्लिक्ट थियोरी है जिसमें क्लास स्ट्रगल को मतलब हाईलाइट किया गया है कि कैसे एलीट कैप्चर की वजह से कानून जो है वो सिर्फ एक टूल की तरह रह गया है एंड टू ऑपरेस द वर्किंग क्लास। अब आपके लिए कुछ कोटेशंस भी हैं जो एक दो। इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट क्राइम्स देन टू पनिश देम, सिज़ार बेकारिया ने ये कहा था। उसके बाद क्रिमिनल बिहेवियर इज़ लर्नड, एडविन सदरलैंड ने ये कोटेशन दी थी। I have covered this in one go and to be honest I'm tired. उसके बाद रॉबर्ट के मर्टन की एक और कोटेशन है हमारे पास। सोसाइटी क्रिएट्स प्रेशर टुवर्ड्स डिविएंट्स व्हेन इट एम्फसाइजेस सक्सेस विदाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी। सक्सेस विदाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी तो एक किस्म से जुल्म ही हुआ ना। ये रॉबर्ट के मर्टन की कोटेशन है, ठीक है। उसके बाद कुछ टिप्स हैं CSS पॉइंट ऑफ व्यू से, PCS पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने ये थ्योरीज़ जो हैं ये इनको आइसोलेशन में अलग से नहीं लिखना। यू हैव टू राइट सिंथेसाइज करके अप्लाई करना है, क्रॉस अप्लाई करना है व्हेन जब आंसर जो है वो टेररिज्म के ऊपर हो या डेलिंक्वेंसी के ऊपर हो, क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम या फिर स्ट्रक्चरल सोशल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, तो आप ये सारी की सारी थ्योरीज़ उनमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव से लेके स्ट्रेंथ थ्योरी, सोशल कंट्रोल थ्योरी, सारी की सारी लेबलिंग थ्योरी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल थ्योरीज पूरी की पूरी इसमें अप्लाई हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये आज वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा। आई विल सी यू इन अदर वीडियो।